गांव का नाम छोटा था, पर उसके आसपास का संसार बहुत बड़ा और फैला हुआ लगता था। दूर दूर तक फैले खेत, सरसों की पीली चमक और पीछे ऊंचे पहाड़ मानो इस जगह को किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा बना देते थे। शहर की चकाचौंध और अपराध से भरी गलियों से बिल्कुल अलग यह गांव अपने आप में एक शांत झील जैसा था। यहाँ लोग सुबह सूरज निकलते ही खेतों की ओर निकल जाते और शाम ढलते ही अपने छोटे छोटे घरों में लौट आते। उनका जीवन कठिन था लेकिन साफ सुथरा। इसी गांव में एक आदमी भी था जिसे सब मास्टर जी कहते थे। उसके असली नाम के बारे में कोई नहीं जानता था, किसी ने कभी पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। गांव के लोग इतने सीधे साधे थे कि उनके लिए नाम से ज्यादा मायने उस व्यक्ति का काम रखता था, और मास्टर जी का काम था बच्चों को पढ़ाना। हर सुबह जब सूरज धीरे धीरे खेतों से झांकता, गांव की मिट्टी से बनी संकरी पगडंडियों पर एक पतली सी परछाई दिखाई देती। वह मास्टर जी होते। अपने पुराने बैग को कंधे पर टांगे, साधारण धोती कुर्ता पहने बच्चों के स्कूल की ओर जाते हुए। गांव के लोग उन्हें सम्मान से देखते थे। उनकी चाल में न कोई जल्दी होती, न कोई घबराहट, बस एक अजीब सी शांति। यह वही शांति थी जिसने गांव वालों को उनसे जोड़ दिया था। बच्चों के माता पिता उन्हें शुक्रगुजार नजरों से देखते थे, क्योंकि उनके आने से गांव के स्कूल की हालत बदल गई थी। बच्चे जो पहले खेतों में गाय बकरियों के पीछे घूमते थे, अब किताबों में सिर झुकाकर पढ़ाई करने लगे थे। मास्टर जी ने उन्हें न केवल पढ़ना लिखना सिखाया, बल्कि अनुशासन और इंसानियत का मतलब भी समझाया। पर मास्टर जी के दिल में एक ऐसी दुनिया भी थी जिसे वह कभी किसी के सामने खोलना नहीं चाहते थे। उनके अतीत की परछाई इतनी भारी थी कि वे हर दिन उसके बोझ के साथ जीते थे। किसी को मालूम नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला मास्टर कभी मौत का सौदागर था। उसने कभी अपने ही देश के लिए छुपकर ऐसे काम किए थे जिनके बारे में आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वह एक ऐसा हिटमैन था जिसे सिर्फ एक मकसद के लिए रखा गया था, दूसरे हत्यारों और अपराध जगत के सबसे बड़े सरगनाओं को मिटाने के लिए। उसकी पहचान इतनी गहरी और खतरनाक थी कि देश की अंधेरी गलियों में उसका नाम सुनकर बड़े बड़े गिरोह कांप जाते थे। लेकिन यह सब बीते दिनों की बात थी। अब वह सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया था। उसने अपनी असली पहचान दफन कर दी थी और अब बस एक नए किरदार में जी रहा था, एक शिक्षक के रूप में। गांव के बच्चे उसे मास्टर जी कहते और वह इस नाम को ही अपनी नई पहचान मान चुका था। कभी कभी जब वह बच्चों को अक्षर सिखाते सिखाते खिड़की से बाहर झांकता, उसकी आंखें बहुत दूर अतीत में चली जाती। उसे याद आता कि कैसे उसने कभी अपने हाथों से ऐसे खून किए थे जिन्हें याद करके उसके भीतर का इंसान कांप उठता था। लेकिन उसी वक्त बच्चों की खिलखिलाहट उसे वापस खींच लाती। वह खुद को समझाता, अब मैं वही आदमी नहीं रहा, अब मैं बस मास्टर हूँ। गांव के लोग ये मानते थे कि मास्टर जी ने शहर की भीड़ भाड़ और गलतियों से थककर यहाँ शांति खोजने का फैसला किया है। और सच भी यही था, मगर आधा सच। असलियत इतनी डरावनी थी कि अगर वे जान जाते तो शायद उन्हें उसकी छाया से भी डर लगने लगता। लेकिन मास्टर जी के लिए ये गांव उसकी आखिरी उम्मीद थी। ये वही जगह थी जहां वह खुद को बदल सकता था, जहां वह इंसान की तरह जी सकता था, न कि एक हत्यारे की तरह। गांव का जीवन सरल था और मास्टर जी का दिन भी लगभग हर दिन एक जैसा बीतता। सुबह बच्चों को पढ़ाना, दोपहर में उनके साथ खेतों के किनारे खेलना और शाम को अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आना। मगर इस सादगी के पीछे उनके दिल में हमेशा एक अनदेखा डर पलता रहता था। वह डर था पहचान का डर। उन्हें हमेशा लगता कि कहीं कोई पुराना दुश्मन, कोई पुराना जानकार या फिर कोई ऐसी परछाई जिसे उन्होंने कभी मिटाया था अचानक सामने ना आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी सारी मेहनत, यह नया जीवन और बच्चों के सपने सब राख हो जाएंगे। यही वजह थी कि वह अपने चेहरे पर हमेशा सन्नाटा रखता और अपने बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं करता। गांव वाले उसकी चुप्पी को संकोच समझते थे, पर असल में वह उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। गांव के लोग मास्टर जी को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। कोई अपनी बेटी की शादी का कार्ड उन्हें सबसे पहले देता, तो कोई फसल काटने पर अनाज का हिस्सा उनके दरवाजे पर छोड़ जाता। लेकिन मास्टर जी इन सब चीजों को बहुत संकोच से स्वीकारते। वह जानते थे कि जितना गहरा वह इस गांव की जिंदगी में उतरेंगे, उतना मुश्किल होगा उनके लिए कभी यहाँ से अलग होना। और उन्हें पूरा यकीन था कि एक दिन उन्हें फिर से यह गांव छोड़ना पड़ेगा। शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता और आसमान पर लालिमा फैल जाती, तो मास्टर जी अक्सर अकेले खेतों की मेड़ पर बैठ जाते। बच्चों की मासूम हंसी, उनकी शरारतें और किताबों की खुशबू दिन भर उनके भीतर एक हल्की रोशनी भर देती थी। लेकिन जैसे ही रात होती, उस रोशनी पर अतीत की काली परछाइयां हावी हो जाती। उनके दिमाग में एक एक चेहरा तैरता, वो चेहरे जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से खत्म किया था। उन्हें याद आता कि कैसे कभी एक आदेश पर उन्होंने बिना सोचे समझे जाने ले ली थी, कैसे कभी उनकी उंगली ट्रिगर पर जाती और सामने खड़ा इंसान बस धुएं में बदल जाता। पर
अब वह अपने भीतर की उस आग को शांत कर चुके थे। कम से कम वह यही मानते थे। उनके लिए यह गांव एक आश्रय था। मिट्टी की खुशबू, बच्चों की चहक और गांव वालों का भरोसा, ये सब मिलकर उन्हें इंसान बने रहने की वजह देते थे। उन्होंने सोचा था कि अब यही उनका सच है, यही उनका अंत और शुरुआत है। लेकिन मास्टर जी शायद ये भूल गए थे कि इंसान अपने अतीत से पूरी तरह कभी नहीं भाग सकता। वह चाहे जितनी दूर चला जाए, जितनी बार अपना चेहरा और पहचान बदल ले, उसके भीतर का सच हमेशा उसके साथ चलता है। और सच का एक अजीब नियम है, वह एक दिन सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। मास्टर जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी नई जिंदगी की दीवार बहुत मजबूत नहीं है। एक छोटी सी दरार, एक छोटी सी घटना और सब कुछ ढह जाएगा। और वह दरार आने ही वाली थी। उस दिन सुबह भी वैसी ही थी जैसी हर रोज होती थी। मास्टर जी ने बच्चों को एक नई कविता सुनाई थी। बच्चे तालियां बजा बजा कर उसकी पंक्तियां दोहराते रहे। उनके छोटे छोटे चेहरों पर मासूमियत और उत्साह झलक रहा था। मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे और बच्चे नोटबुक में नकल कर रहे थे। वातावरण में केवल बच्चों की आवाजें और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त गांव की शांत हवा अचानक बारूद की गंध से भर गई। स्कूल की खिड़कियों से पहले धूल उड़ी, फिर दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया और अगले ही पल 20 हथियारबंद आतंकवादी स्कूल में घुस आए। उनके चेहरे काले कपड़े से ढंके हुए थे, हाथों में आधुनिक बंदूकें थीं और आंखों में पागलपन की आग। बच्चे अचानक चीख उठे। कुछ अपने बेंच के नीचे छिप गए, कुछ मास्टर जी से चिपक गए। शिक्षकगण घबराकर कोने में खड़े हो गए। पूरा माहौल पल भर में बदल गया। जो जगह अभी तक बच्चों की मासूम पढ़ाई से भरी थी, वह अब डर और दहशत का कैद खाना बन चुकी थी। आतंकियों का सरदार जोर से चिल्लाया, सुनो सब, अब यह स्कूल हमारे कब्जे में है। कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा तो सीधा मौत मिलेगी। उसकी आवाज इतनी कठोर थी कि दीवारें भी मानो कांप उठी। आतंकी बच्चों और शिक्षकों को इकट्ठा करके एक कमरे में बंद करने लगे। उनका मकसद साफ था, सरकार पर दबाव डालना। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनके गिरफ्तार किए गए नेता को छोड़ा नहीं गया तो वे इन मासूमों की बलि चढ़ा देंगे। मास्टर जी उस समय बच्चों के बीच खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में न डर था न घबराहट, बस वही शांत ठंडापन जो हमेशा उनके चेहरे पर रहता था। गांव वालों को तो वह बस एक साधारण मास्टर लगते थे, लेकिन आतंकियों ने भी जब उनकी आंखों में झांका तो कुछ पल के लिए उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बच्चे मास्टर जी की ओर देख रहे थे। उनके छोटे छोटे दिलों में डर उमड़ रहा था, पर मास्टर जी की शांत मौजूदगी उन्हें ढांढस बंधा रही थी। जैसे उनके गुरु के पास होने से उन्हें यकीन हो रहा था कि कुछ बुरा नहीं होगा। मास्टर जी के मन में केवल एक ही विचार था, जब तक मेरे बच्चों को कोई चोट नहीं पहुंचाता, मैं बस एक मास्टर रहूंगा, हत्यारा नहीं। लेकिन उन्होंने यह भी ठान लिया था कि अगर किसी ने सीमा लांघी तो वह वही आदमी बन जाएंगे जिससे पूरी दुनिया कभी डरती थी। आतंकियों ने स्कूल के हर कोने पर पहरा बिठा दिया। खिड़कियों पर हथियार ताने लोग खड़े हो गए और दरवाजे पर 2 बंदूकधारी लगातार निगाहें गड़ाए रखे। बच्चों को एक तरफ बैठा दिया गया था और शिक्षकों को दूसरी तरफ। पूरा कमरा घुटन और दहशत से भरा था। सरदार ने मोबाइल फोन निकाला और कैमरे के सामने अपने इरादे साफ कर दिए। उसने सरकार को धमकी दी कि अगर अगले 24 घंटे में उनका नेता जेल से बाहर नहीं आया तो ये सब मासूम बच्चे खून की नदी में बहा दिए जाएंगे। उसकी हर बात के साथ वह अपनी बंदूक लहराता और मासूम बच्चों की ओर इशारा करता। बच्चे कांपते, कुछ रोने लगते और कुछ मास्टर जी के पीछे छिप जाते। मास्टर जी अब भी चुप थे। उनकी आंखें धीरे धीरे हर आतंकी पर घूम रही थीं, जैसे वह बिना बोले सबकी ताकत और कमजोरियों का हिसाब लगा रहे हों। मगर उनके चेहरे पर न गुस्सा था न बेचैनी, बस एक अजीब सी स्थिरता थी। आतंकियों को लगा कि यह आदमी डर के मारे पत्थर हो गया है। कोई साधारण मास्टर ही होगा जो बंदूक देखकर सांस तक रोक कर बैठा है। लेकिन हकीकत यह थी कि मास्टर जी का दिमाग बहुत गहरे तक काम कर रहा था। वह हर हरकत, हर कदम, हर हथियार की स्थिति को ऐसे देख रहे थे मानो उनके भीतर एक और आंख हो। वो आंख जो कभी उन्हें हिटमैन बनाती थी। उन्होंने खुद से एक वादा कर लिया था, अगर मेरे बच्चों को कुछ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी ने एक भी नन्ही जान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने उस रूप को खोल दूंगा जिसे मैंने सालों से दफनाया हुआ है। कमरे में सन्नाटा पसरा था। बच्चे रो रो कर थक चुके थे। महिलाएं सिर झुकाए प्रार्थना कर रही थीं और आतंकवादी अपनी बंदूकों को ताने बैठे थे। मास्टर जी बैठकर सब देखते रहे, बाहर से सामान्य, भीतर से तूफान। ये वही मौका था जब उनकी दोनों जिंदगियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी। एक तरफ मास्टर और दूसरी तरफ मौत का साया। समय धीरे धीरे सरक रहा था।
बच्चे थकान और डर से चुपचाप एक दूसरे से लिपटे बैठे थे। अचानक आतंकियों में से एक की नजर बच्चों की कतार में बैठी उस लड़की पर पड़ी जो गांव के स्कूल की सबसे होशियार और निडर छात्रा थी। उसकी आंखों में हमेशा पढ़ाई का उजाला चमकता था, लेकिन इस समय वह भी डरी सहमी थी। मास्टर जी के पीछे दुबकी हुई आतंकी के चेहरे पर एक नीच मुस्कान फैल गई। उसने अपनी बंदूक एक साथी के हवाले की और लड़की की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में वह घिनौनी ललक झलक रही थी, जिसे देखकर बाकी बच्चे सहम गए। कमरे में अचानक फुसफुसाहट और हलचल होने लगी। लड़की घबराकर पीछे खिसकी, लेकिन उसकी नजर मास्टर जी पर गई। उसकी आंखें मानो मदद की गुहार लगा रही थी। मास्टर जी के भीतर कुछ टूटने और जागने लगा। अब तक उन्होंने खुद को बांध कर रखा था। जब तक कोई बच्चों को चोट नहीं पहुंचाएगा मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन यह सीमा अब टूट चुकी थी। आतंकी लड़की तक पहुंच गया और उसने उसकी कलाई पकड़ ली। लड़की ने चीख मार दी। यही वह क्षण था जब मास्टर जी का धैर्य राख की तरह उड़ गया। बिना कोई आवाज किए, बिना कोई चेतावनी दिए, उन्होंने आगे बढ़कर आतंकी का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ऐसी थी जैसे लोहे की जंजीर अचानक कस गई हो। आतंकी ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी नसें खिंच गईं। उसके मुंह से दर्द की चीख निकल गई। छोड़, छोड़ मुझे, वह गुर्राया। कमरा सन्न हो गया। सभी बच्चों की सांसें थम गईं। बाकी आतंकियों ने यह नजारा देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हैरानी झलक उठी। मास्टर जी अब भी चुप थे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक ठंडी नजर और पत्थर सी पकड़। आतंकी झल्लाकर उनकी कॉलर पकड़ने के लिए झपटा ताकि उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा सके, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मास्टर जी के गले पर गया, उनकी शर्ट का ऊपरी बटन खुल गया और तभी उसकी नजर मास्टर जी की छाती पर पड़ी। वहां उनकी त्वचा पर गुदा हुआ वह टैटू चमक रहा था, वही निशान जिसे उसने सालों पहले देखा था। उस नरसंहार की रात उसकी आंखें फैल गईं, सांसें अटक गईं। उसे याद आया वह रात जब उसके सरदार का साम्राज्य 2 दिनों में खाक हो गया था, जब एक अकेला आदमी बिना किसी मदद उनके 70 साल पुराने अंडरवर्ल्ड को चीरकर खत्म कर गया था। वह आदमी जैसे मौत का दूसरा नाम था, और जब वह बेहोश होने से पहले आखिरी बार उस चेहरे और टैटू को देख पाया था, तो वही तस्वीर उसकी रगों में जम गई थी। अब वही टैटू, वही साया उसके सामने खड़ा था। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, चेहरा पसीने से भर गया, होंठ कांपे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू वही है। और अगले ही पल, जैसे उसके भीतर की सारी हिम्मत खत्म हो गई हो, वह मास्टर जी का हाथ छुड़ाकर पीछे हट गया। बच्चे, शिक्षक और बाकी आतंकी सब स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक इस आतंकी के चेहरे पर इतनी दहशत क्यों उतर आई। लेकिन उस एक आदमी को पता था, मास्टर जी का असली चेहरा उसने पहचान लिया था। आतंकी ने कांपते हाथों से मास्टर जी की कॉलर छोड़ी और पीछे हटते ही जैसे जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी, सांसें तेज तेज चल रही थी, जैसे वह किसी प्रेत को सामने देख रहा हो। उसके होंठ कांप रहे थे। माँ, माफ करना, मैं नहीं जानता था। यह कहते हुए वह अचानक पीछे मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। कमरे में मौजूद बाकी आतंकवादी यह देखकर सन्न रह गए। उनके लिए यह नजारा किसी अजूबे से कम नहीं था। उनका साथी, जो अभी कुछ पलों पहले मासूम बच्ची पर अपना जोर दिखाने जा रहा था, अब पसीने में भीग कर भाग रहा था। सबकी नजरें उसके पीछे गईं, और जब उन्होंने मास्टर जी की ओर देखा तो उन्हें वही झलक दिखाई दी, छाती पर वह टैटू। वह टैटू कोई साधारण निशान नहीं था। यह आतंक की दुनिया का वह डरावना प्रतीक था जिसके बारे में उनके पुराने सरदार ने उन्हें दर्जनों बार चिताया था। वह कहा करता था, अगर कभी किसी आदमी की छाती पर यह निशान दिखे तो समझ लेना कि मौत सामने खड़ी है। वह वही है जिसने हमारे 70 साल पुराने साम्राज्य को 2 दिनों में राख कर दिया था। आतंकियों के बीच सन्नाटा छा गया। किसी के हाथ की बंदूक हिलने लगी, किसी के माथे पर पसीना छलक आया। उन्हें लगा जैसे हवा ही बदल गई हो। कमरे में अब सिर्फ एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी मौजूदगी 20 हथियारबंद आदमियों से भारी थी। जैसे आतंकी ने यह दृश्य देखा था, उसने तो सीधे बाहर भागकर अपने साथियों को पुकारा। उसके शब्द कांप रहे थे। वो यही है, वही शख्स, वही साया। बाकी आतंकियों ने जब मास्टर जी का टैटू साफ देखा तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें याद आया कि उनके मुखिया ने कई बार वह टैटू अपने हाथ से बनाए चित्रों में दिखाया था ताकि लोग पहचान सकें, और अब वही डरावनी पहचान उनके सामने खड़ी थी। एक एक करके सबकी आंखों से गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह भय ने ले ली। उनके लिए यह अब कोई साधारण मास्टर जी नहीं था। यह वही आदमी था जो इंसानों को पलक झपकते मौत में बदल देता था। बच्चे और शिक्षक अभी तक समझ नहीं पाए थे कि यह सब हो क्या रहा है। उन्होंने बस यह देखा कि जिन लोगों के हाथ में बंदूकें थीं, उनके चेहरों पर अचानक भय उतर आया है। कमरे में भरी दहशत अब आतंकियों की तरफ झुक चुकी थी, और मास्टर जी वह अब भी शांत खड़े थे। उनकी आंखों में न कोई जीत की चमक थी, न गुस्से की आग,
बस वही ठंडापन जो हमेशा उनके चेहरे पर रहता था। लेकिन आतंकियों ने यह ठंडापन पहले भी देखा था। यह वही ठंडापन था जो मौत से पहले उनके साथी सरगनाओं की आंखों में झलकता था। और यही वह क्षण था जब पूरे 20 हथियारबंद लोग एक साधारण मास्टर के सामने बिखरने लगे। कमरे में चुप्पी इस कदर भारी हो गई थी कि बच्चों की हल्की सिसकियां और बंदूकों की हल्की खनखनाहट तक साफ सुनाई दे रही थी। जिस आतंकवादी ने मास्टर जी का टैटू देखा था, वह पहले ही डर के मारे भाग चुका था। बाकी 20 लोगों के चेहरों पर अब वह गुस्सा नहीं था जो कुछ देर पहले बच्चों को बंदूक तानते हुए दिख रहा था। उनकी आंखों में अब बस आतंक ही आतंक था, मौत का आतंक। वह टैटू उनके लिए किसी भूत की छाया की तरह था। उनके पुराने सरदार ने उन्हें सैकड़ों बार उस रात का जिक्र किया था, वह रात जिसने उनकी दुनिया हिला दी थी। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो कहर था, कहर की आंखें थीं। 2 दिनों में उसने हमारे 70 साल पुराने साम्राज्य को धूल बना दिया। मैं उसे देख चुका हूँ। मैंने उसकी छाती पर वह टैटू देखा था। याद रखना, अगर कभी वह निशान तुम्हारे सामने आया तो हथियार नीचे रख देना, वरना तुम सांस लेने का मौका भी नहीं पाओगे। यह चेतावनी उनके दिल दिमाग में गहरी गूंज की तरह बसी हुई थी और आज वह चेतावनी हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थी। आतंकियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी उंगलियां बंदूक की ट्रिगर पर जमी थीं, लेकिन उनमें दबाने की हिम्मत नहीं बची थी। उनके हाथ कांप रहे थे, हथियार जैसे उनसे बोझ बनकर चिपक गए थे। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, यह वही है। दूसरे ने तुरंत उसके शब्दों को पूरा किया, वही मौत का साया जिसने सबको खत्म कर दिया था। उनकी आंखों के सामने वह पूरा दृश्य तैर गया। गोलियों की बौछार, लाशों का ढेर और एक अकेला आदमी जो अंधेरे में चलता हुआ हर बाधा को काटता जा रहा था। उस आदमी की नजरें, उसका सन्नाटा और उसकी छाती पर बना वही खौफनाक टैटू। अब ये सब किसी कहानी की तरह नहीं था, न ही पुराने सरदार की चेतावनी की तरह। यह सब उनके सामने हकीकत बनकर खड़ा था। उनका दिल मान रहा था कि अगर उन्होंने एक भी कदम गलत उठाया तो यह आदमी अकेले ही पूरे 20 लोगों को पल भर में मिटा देगा। और उनके सामने बैठे मासूम बच्चे जिनको वे ढाल बना रहे थे, अब उनकी ढाल नहीं बल्कि उनके लिए मौत के गवाह बन चुके थे। हवा भारी हो गई थी, हर तरफ सन्नाटा और घबराहट का जाल फैल चुका था। बच्चे अब भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आतंकियों की आंखों में जो डर था वह धीरे धीरे सबके दिल तक पहुंचने लगा। और इस तरह वह कमरा जहां कुछ देर पहले बंदूकों और धमकियों का राज था, अब एक अकेले आदमी की खामोश मौजूदगी से कांप रहा था। कमरे में फैली हुई उस भयावह चुप्पी को अचानक बाहर से आती पुलिस की गाड़ियों की आवाज ने तोड़ा। दूर से सायरन की गूंज सुनाई दी। आतंकियों का सरदार, जो अब तक खुद को सबसे मजबूत समझ रहा था, मास्टर जी का टैटू देखते ही भीतर से टूट चुका था। उसका चेहरा पीलापन लिए कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अपने पुराने मुखिया की बातें तैर रही थीं। अगर कभी वो आदमी फिर से सामने आया तो लड़ना मत, क्योंकि उसकी छाया भी मौत से तेज है। हथियार डाल देना, भाग जाना, क्योंकि उसकी बंदूकें नहीं, उसका सन्नाटा मारता है। आतंकी अब कसमसाने लगे। उनके हाथों से बंदूकें फिसलने लगी। किसी ने पहली बार डरते डरते अपनी राइफल जमीन पर डाली। उसके बाद मानो यह एक लहर बन गई। एक एक करके सभी हथियार खनकते हुए जमीन पर गिरने लगे। उनके चेहरों पर वह हेकड़ी, वह अकड़, वह नफरत सब गायब थी। अब बस डर था, कच्चा सच्चा डर। बच्चे यह देखकर हैरान थे। जिन लोगों से वे कुछ पल पहले कांप रहे थे, वही लोग अब एक साधारण मास्टर के सामने सिर झुकाकर हथियार छोड़ रहे थे। आतंकियों का सरदार जमीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बाकी लोगों को भी इशारा किया, हथियार छोड़ दो, हमें जीना है। बाकी आतंकी भी मानो उसी आदेश का इंतजार कर रहे थे। वे सब एक साथ खड़े हुए, अपने हथियार दूर फेंके और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। बाहर पुलिस तैयार खड़ी थी, लेकिन उन्हें गोलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। 20 आतंकी खुद अपने हथियार छोड़कर हाथ ऊपर उठाए बाहर निकले और पुलिस के सामने घुटनों के बल बैठ गए। गांव के लोग और पुलिस वाले हैरान थे कि इतने खूंखार आतंकवादी इतनी आसानी से कैसे हार मान गए। उन्हें यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। लेकिन कमरे में बैठे मास्टर जी जानते थे कि यह चमत्कार नहीं था, यह उनके अतीत का बोझ था। वह खौफनाक नाम जो उन्होंने पीछे छोड़ने की कोशिश की थी, वही नाम आज फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ था। बच्चे मास्टर जी की ओर देखने लगे। उनकी नजरें सवालों से भरी थीं। ये लोग आपसे क्यों डर गए मास्टर जी? लेकिन मास्टर जी कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर वही ठंडी शांति थी। उन्हें अंदर ही अंदर यह साफ समझ आ गया था, अब यहां मेरा रुकना नामुमकिन है। मेरी पहचान उजागर हो चुकी है। अगली सुबह गांव का नजारा बदला हुआ था। रात भर की दहशत के बाद सूरज की पहली किरणें जैसे राहत लेकर आई थी। पुलिस ने आतंकियों को पकड़ लिया था, गांव वालों ने चैन की सांस ली थी और बच्चे सुरक्षित अपने घर लौट गए थे। पूरे गांव में मास्टर जी की चर्चा थी। लोग कह रहे थे,
अगर मास्टर जी न होते तो आज हमारे बच्चे बचते नहीं। किसी ने उन्हें भगवान का रूप कहा, किसी ने रक्षक देवता। लेकिन मास्टर जी इन बातों से दूर चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठे थे। उनके हाथ में किताब थी, मगर उनकी नजरें शब्दों पर टिकी नहीं पा रही थी। उनका मन बार बार कल रात के उस दृश्य में लौट जाता, वह टैटू जो अब छिपा नहीं रह पाया था। वह जानते थे कि यह गांव कितना ही सीधा साधा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ की दीवारें भी बातें करती हैं। कल जो कुछ आतंकियों के साथ हुआ, उसकी चर्चा अब पूरे इलाके में फैल जाएगी, और एक दिन यह खबर उनके पुराने दुश्मनों या किसी ऐसे हाथ तक पहुंचेगी जिसे वे सालों पहले मिटा चुके थे। फिर वही सब दोहराया जाएगा, वही खून, वही साया। गांव वाले बाहर उनके सम्मान में बातें कर रहे थे, मगर उनके भीतर एक भारी बेचैनी पल रही थी। उन्होंने सोचा था कि यह गांव उनके लिए आखिरी ठिकाना होगा, जहां वे हत्यारे की जिंदगी छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह जी सकेंगे। लेकिन अब यह ठिकाना भी सुरक्षित नहीं रहा। रात के समय जब सब सो चुके थे, मास्टर जी अकेले चौपाल पर आकर बैठ गए। हवा ठंडी थी, तारे चमक रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने खुद से कहा, क्या मैं सचमुच कभी इंसान बन पाया, या सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रहा था? बच्चों ने मुझे गुरु कहा, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तो क्या वे अब भी मुझे मास्टर जी कहेंगे? नहीं, वो डरेंगे, मुझसे दूर भागेंगे। उनकी आंखों के सामने बच्चों की मासूम सूरतें तैरने लगीं। वे उन्हें धोखा नहीं देना चाहते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इससे पहले कि सच्चाई इस गांव तक पहुंच जाए, मुझे इनसे दूर जाना होगा। सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर रहा था। हवा में ताजा मिट्टी और ओस की खुशबू खुली हुई थी। बच्चे अब भी मास्टर जी के बारे में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उनके मास्टर जी सबसे बहादुर हैं, तो कोई उन्हें अपने सपनों का हीरो मान रहा था। गांव की औरतें उनके दरवाजे पर हल्दी दूध लेकर आ रही थी, ताकि उनका सम्मान कर सकें। लेकिन मास्टर जी दरवाजा खोल ही नहीं पाए। अंदर उनकी झोपड़ी में अजीब सी खामोशी थी। मेज पर रखी किताबें, कोने में पड़ा ब्लैक बोर्ड और बच्चों की कॉपियां, सब उन्हें देख रहे थे जैसे उनसे सवाल कर रहे हों। मास्टर जी धीरे धीरे उठे और अपनी पुरानी थैली निकाली। उसमें कुछ कपड़े डाले, 2-4 किताबें रखी और एक पुराना पेन रखा, जिसे बच्चे उन्हें तोहफे में दिया करते थे। हर चीज को हाथ में लेते वक्त उनके दिल में टीस उठती थी। क्या मैं सचमुच इनसे दूर जा पाऊंगा, इन बच्चों को छोड़ पाऊंगा? लेकिन उनके भीतर से आवाज आई, हाँ यही सही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो ये गांव मेरे अतीत की आग में जल जाएगा। उन्होंने झोपड़ी के दरवाजे पर आखिरी बार नजर डाली। मिट्टी की दीवारें, टूटी खिड़की और अंदर फैली हुई किताबों की खुशबू, सब कुछ उन्हें यादों में हमेशा के लिए कैद हो गया। उसके बाद उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को जगाए, गांव छोड़ने के लिए कदम बढ़ाए। मिट्टी की पगडंडियों पर उनके पैरों के निशान उभरते और धीरे धीरे धुंधले होते चले गए। गांव अब भी सो रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उनका मास्टर जी, उनका गुरु, उनका रक्षक चुपचाप हमेशा के लिए जा रहा है। उनकी पीठ पर थैला था, पर उनके दिल पर अतीत का बोझ और भविष्य का डर। वह जान चुके थे कि उनकी जिंदगी का सच सिर्फ वही है, मौत का साया, मौन की परछाई।